अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। हम साइंस एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं साइंस को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्विक रिप्लाईज के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिलेंगे इसी टेलीग्राम चैनल पर, और उन सब के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस सेट का पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एन एक्सपेरिमेंट वॉज डन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रूव करने के लिए कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ फॉर्म जो है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू होती है। मतलब लाइफ जो है, लाइफ की शुरुआत, जब लाइफ थी ही नहीं तो लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी? इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हवा, पानी, धूप, ये सब चीज़ों से शुरुआत हुई थी इनऑर्गेनिक। तो इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको कंसिडर करनी है। ए स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वर यूज्ड। उस एक्सपेरिमेंट में मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया गैसेस वर यूज्ड। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एस.एल. मिलर एंड वाटर वेपर्स एट हाई टेम्परेचर वर यूज्ड। तो इसमें से इन चारों स्टेटमेंट में से ए, बी, सी, डी में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए करेक्ट है सिर्फ, सी करेक्ट है सिर्फ, ए सी डी करेक्ट है, या बी सी डी करेक्ट है? तो इसमें बोला गया, एक एक्सपेरिमेंट की बात है, ये एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है, अगेन थोड़ी हायर क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये प्रूव करने के लिए कि हमारी जो लाइफ फॉर्म है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव होती है, तो इसको देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क वर यूज्ड, ये तो करेक्ट है, इलेक्ट्रिक स्पार्क तो यूज किया गया। ये तो यू टोटली आप जो है इसको लॉजिक के साथ भी बता सकते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया वर यूज्ड, एस.एल. मिलर ने किया। वाटर वेपर हाई टेम्परेचर पर यूज किया गया। तो बताएं कौन सा करेक्ट है? तो ए तो करेक्ट है, तो ए करेक्ट है। तो ए और ए सी डी वाले दो ही ऑप्शन है। ओके, तो आप देख सकते हैं और क्या करेक्ट है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ए सी डी तीनों करेक्ट है। मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया गैस को, इतने सारे गैसेस को छोड़ के बाकी से सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो एस.एल. मिलर जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था सबसे पहले, क्या प्रूव करने के लिए? इन ऑर्डर टू प्रूव दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कंपाउंड्स। तो उन्होंने क्या किया, वो थ्योरी थी पहले सजेस्टेड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। और मिलर ने क्या किया, सबसे पहले ये जो थ्योरी सजेस्ट की थी ओपेरिन एंड हेल्डेन ने की थी, लेकिन मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके बताया कि ये करेक्ट है। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर यूज़ किया, थंडर यूज़ किया, हॉट एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ये सब यूज़ करके इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके अंदर जो थी अलग अलग तरीके की गैसेस यूज़ की गई, इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ किया गया, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, ये यूज़ किया गया। और ऑप्शन में क्या क्या थी? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो थी नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ एक जो है ना, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि जब लाइफ फॉर्म की शुरुआत होती है तब ऑक्सीजन नहीं थी। ये आप जो है, मैंने आपको साइंस में भी पढ़ाया और मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज में भी पढ़ाऊंगी कि जब एटमॉस्फेयर, पहला एटमॉस्फेयर बनता है उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाद में डेवलप होती है। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो ये वो कंडीशन को क्रिएट नहीं करेगा जिससे कि लाइफ फॉर्म की शुरुआत होती है। तो एग्जैक्ट हमें वैसा ही एनवायरनमेंट देना था। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर बाकी सारी गैसेज यूज की गई, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं किया गया बिकॉज उस टाइम पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। तो अगर आपको फिर से, अगर मैं इस पे आपको ऑप्शंस पे लेके चलती हूँ तो आप ये देखिए, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि बी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, जैसे ही आप इसमें ऑक्सीजन देखेंगे। और चाहे आपको बाकी कुछ ना पता हो, एस.एल. मिलर ने किया है या नहीं किया, वी डोंट नो। हाई टेम्परेचर पे वाटर वेपर यूज किया नहीं किया हमें नहीं पता। इलेक्ट्रिक स्पार्क जरूर यूज हुआ होगा क्योंकि ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करना था जो कि नेचुरल उस टाइम पे कंडीशंस रही होंगी। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि बी स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए इसमें बी स्टेटमेंट कहाँ पर है। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है इसमें है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एस.एल. मिलर ने किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क तो किया ही होगा।
तो ए और सी दोनों जहाँ पर हैं वो यही स्टेटमेंट बनती है। तो लॉजिकली भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको सारे स्टेटमेंट पता हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट आपने ये एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा ही हो। अगर आपको बेसिक्स भी पता है ना कि ऑक्सीजन कब आई थी, तो भी आप जो है इसको बता सकते हैं, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेनरल डिजीज इज इनक्योरेबल। कौन सी वेनरल डिजीज है? वेनरल डिजीज सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेनरल डिजीज का मतलब क्या है। इसमें से कौन सी वेनरल डिजीज जो है वो इनक्योरेबल है, उसका कोई क्योर नहीं है? क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोनोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और गोनोरिया। तो ये 4 तरीके की इसमें बीमारियां दी गई हैं। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी वेनरल डिजीज जो है वो इनक्योरेबल है, जिसका कोई क्योर नहीं है। तो देखिए, वेनरल डिजीजेस का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी भी इनको कहा जाता है। तो एसटीडीज जो होती हैं, सारी की सारी जो डिजीज हैं, ये सारी एसटीडीज हैं, ये सारी की सारी किस तरीके से फैल सकते हैं? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू फैल सकती हैं, राइट। अब उसमें से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी का क्योर नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे, अगर आप हेपेटाइटिस बी के बारे में जानते हैं, मैंने आपको खुद भी पढ़ाया, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये HIV से भी ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का हमारे पास कोई क्योर ही नहीं है। हम सिर्फ वैक्सीन लगा के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर एक बार किसी को हो गया तो हेपेटाइटिस बी होने के बाद आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि हेपेटाइटिस बी अल्टीमेटली लीड्स टू लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस कर देता है, लिवर कैंसर कर देता है। तो जब आपका लिवर ही नहीं बचेगा तो क्या होगा? आपके जो बॉडी के अंदर जो है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वही हॉल्ट हो जाएगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस है वही हॉल्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। ओके, इनक्योरेबल है। तो इसका सही जवाब है हेपेटाइटिस बी। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको वेनरल डिजीज कहा जाता है। वो किससे फैलती हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस, HIV, ये सारी की सारी कैसी डिजीज हैं? ये सब की सब जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होंगी, सेक्सुअली तो ट्रांसमिट होती ही होती हैं और दूसरे तरीकों से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करती हूँ, तो हेपेटाइटिस बी जो है इतना इन्फेक्शियस है, अगर आपने उसका वैक्सीन नहीं लिया हुआ और अगर आप किसी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो पसीने के थ्रू भी फैल सकता है, स्वेट के थ्रू भी आप हेपेटाइटिस हो सकता है। HIV के केस में क्या है? HIV सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी कैसे हो रहा है? अगर आपने किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के साथ अगर आपका हाथ भी टच हो जाता है, वहाँ पे से पसीना भी आपको उसका टच हो जाता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इट इज़ दैट डेंजरस। ओके, तो इसलिए इसको ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी में रखा जाता है, HIV से भी ज़्यादा। अगर पहली बात इतना कॉमन नहीं है जितना HIV है, बहुत रेयर होता है, बट अगर होता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट। जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स है, नर्सेज है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबको क्या किया जाता है? वैक्सीन लगी होती है। तो हम सबको वैक्सीन लगी हुई है, तो वी आर दैट वे सेफ, क्योंकि पेशेंट के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं इसलिए। बट आई वुड सजेस्ट कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं समर सीजन में, तो आई वुड सजेस्ट कि इतने सारे वैक्सीन तो आप ले ही रहे हो, तो ये वैक्सीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो वो ज़रूर लेना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, क्योंकि अगर ये होता है तो इनक्योरेबल होता है। ओके, अगला जो सवाल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय ज्वाइनिंग अमाइनो एसिड विद हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। कौन सा जो इसमें से RNA की टाइप है, ये सब RNA के टाइप दिए हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेकिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाता है, और किस तरीके से? बाय ज्वाइनिंग अमाइनो एसिड्स। कौन सा इसमें से काम करता है? mRNA काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, tRNA करता है, rRNA करता है, या dsRNA करता है? mRNA होता है मैसेंजर RNA, tRNA होता है ट्रांसफर RNA, rRNA राइबोसोमल RNA, और ds डबल स्ट्रैंडेड RNA। ओके, ये इनका नाम है। तो इसमें से कौन सा जो RNA का टाइप है वो अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है? बताएं। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है 2, ऑप्शन नंबर 2, tRNA, ट्रांसफर RNA। ओके, तो जो tRNA है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन बाय ज्वाइनिंग अमाइनो एसिड इज tRNA विच इज ऑल्सो नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो जो tRNA होता है वो हेल्प करता है अमाइनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करने में, और अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
ओके। जैसे फैट अगर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अमाइनो एसिड्स अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है प्रोटीन। ओके, सो दिस रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम द PDF डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ लेना। हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अगर आप बात करते हैं mRNA क्या करता है, mRNA को मैसेंजर RNA कहते हैं। ये बेसिकली ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन, मैसेंजर है। rRNA क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट RNA है, इट इज information is altered. dsRNA होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA which does not take part in protein synthesis at all. Okay. tRNA क्या करता है, with the help of ribosomes like all the amino acids in a particular manner which is determined by mRNA. Okay. अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है which of the following compounds is used to stain the DNA fragments in technique known as gel electrophoresis. एक टेक्निक है स्टेन द DNA फ्रेगमेंट। जब हम जो DNA फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी में हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं, ये सारी टेक्निक होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, DNA के फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि स्टेन करने के काम आता है DNA फ्रेगमेंट्स को इन द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निक है, जिसमें कि हम DNA के फ्रेगमेंट्स को स्टेन करने के काम में लेते हैं। तो कौन सा केमिकल यूज होता है, इथिडियम ब्रोमाइड यूज होता है, सोडियम सल्फेट यूज होता है, एथेनॉल यूज होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। तो देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट तो स्टेनिंग में यूज नहीं होगा, इथेनॉल भी स्टेनिंग में यूज नहीं होगा। दो बचे, सोडियम सल्फेट यूज होगा स्टेनिंग में या इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग में यूज होगा। तो बताएं इसका राइट जवाब क्या है, कौन सा इसमें से एलिमेंट कंपाउंड जो है वो हेल्प करेगा स्टेनिंग में DNA की। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये थोड़ा एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो इसका सही जवाब है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है कि स्टेन करता है DNA फ्रेगमेंट्स को इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, दिस इज यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, DNA के सेगमेंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे के हम अलग अलग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, DNA आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स यूजिंग DNA एंडोन्यूक्लियस। कटिंग वाली जो टेक्निक का DNA एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसकी मदद से हम DNA को अलग करते हैं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स देके उसके फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, फ्रेगमेंट्स आर प्लेस्ड इनटू द वेल विच इज अटैच्ड टू नेगेटिव टर्मिनल, वॉल होगा ये। तो इस तरीके से ये टेक्निक को यूज किया जाता है। एज द पोटेंशियल इज अप्लाइड, नेगेटिवली चार्ज DNA मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू जेल विच रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट। ओके, तो जी ये एक थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपको समझना ये है कि डाई जो यूज़ की जाती है वो होती है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड है, उसको स्टेनिंग के काम में यूज़ किया जाएगा। दिस यू हैव टू लर्न बेसिकली। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको रट्टा, इसमें कोई तो लॉजिक नहीं है कि भाई ये डाई को क्यों यूज़ किया जाएगा। मैं इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं बता सकती कि क्यों यूज़ किया जा रहा है इस डाई को। हाँ, ये मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से बता दिया था। कैल्शियम कार्बोनेट को स्टेनिंग के लिए यूज़ नहीं करते, अल्कोहल को स्टेनिंग के लिए यूज़ नहीं करते, राइट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज स्टोर्ड इनटू वाटर एज इट इज वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो कहाँ से सवाल है ये, NCERT का सवाल है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, आपको मिल सकता है ये सवाल। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर में। मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सेलेनियम है, या ब्रोमीन है, बताएं। जिसने मेरी NCERT सीरीज पढ़ी होगी उसको तो ये इसका जवाब मालूम होगा, हमने डिस्कस किया था। बताएं कौन सा है इसमें से, मैग्नीशियम है कि फॉस्फोरस है कि सेलेनियम है कि ब्रोमीन है। बहुत ही आसान है इसका जवाब। फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस है इसका जवाब। वो फॉस्फोरस क्या होता है, इज अ नॉन मेटल विद एटॉमिक नंबर 15। इसको ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हमें पानी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रेडिली कैचेज फायर। अगर आप इसको एक्सपोज करके ऐसे ही रख दोगे तो अपने आप इसके अंदर आग लग जाती है। एक्सपोज टू एयर बट हैव नो रिएक्शंस विद वाटर। तो फॉस्फोरस आर ऑफ टू मेन टाइप, रेड एंड वाइट। दो तरीके का फॉस्फोरस हमें मिलता है, रेड कलर का और वाइट कलर का। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये सब आप रीड कर लीजिए। तो NCERT का सवाल है, क्लास 8 की NCERT का सवाल है। तो ये हैलोजन ग्रुप जो होता है ना, इज मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप अमंग विच फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूजेस
सुपर इम्पोजिशन, entanglement and interference type of properties to perform complex problem solving and calculation. कौन सा इसमें से टेक्नोलॉजी है जो कि सुपर इम्पोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड इंटरफेरेंस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को यूज करता है कैलकुलेशंस करने के लिए? एनालॉगस कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटर है, या नन ऑफ द अबव है? बताएं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे, कुछ तो बताओ। एनालॉग कंप्यूटर होता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, या क्वांटम कंप्यूटर होता है, या नन ऑफ द अबव होता है? नन ऑफ द अबव तो नहीं है, इन तीनों में से ही आंसर है, बताएं। तो इसका सही जवाब है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है? एक टाइप का कंप्यूटेशन करता है दैट हार्नेस द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स सच एज सुपर इम्पोजिशन, इंटरफेरेंस और एंटेंगलमेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके कैलकुलेशन करता है। कहाँ से उठाया है सवाल? एमर्जिंग जो एडवांस टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग की, वहाँ से उठाया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से, तो करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से उठाया गया, लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक से उठाया होगा सवाल है ये। ओके, तो ये रीड कर लेना आप पीडीएफ से पक्का से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, फॉर एन आइडियल गैस, एक गैस है जो कि जिसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। ये CDS 2019 में पूछा गया सवाल है। इसमें अगर एक आइडियल गैस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, किसी एक जो आइडियल गैस को हम अगर बोलेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू? आइडियल गैस के बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? पहली स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर सेम। उसके अंदर जितने गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे उन सबकी स्पीड जो है सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो एंड देयर इज नो इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक गैस जिसको हम एक आइडियल गैस कह रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है। अब देखिए, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता ना, तो जो सबसे आसान प्रॉपर्टीज है आप उनके ऊपर फोकस करो। देयर इज नो इंटरएक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये तो सही बात है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरएक्टिव फोर्स नहीं होती, तभी तो वो फ्री होते हैं। थोड़ा भी उसको टेम्परेचर दिया आपने तो गैस जो है उसी पूरे स्पेस में एक्सपेंड कर जाती है, राइट? तो नो इंटरएक्टिव फोर्सेस, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो नहीं सकता जवाब, हमें गलत बात ढूंढनी है। डज नॉट होल्ड ट्रू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट सेम एंड द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम। बताएं। थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल, मतलब एनसीईआरटी में हमने गैस के प्रॉपर्टीज तो पढ़े हैं, आइडियल गैस का जो सिचुएशन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो बताएं। तो इसका सही जवाब जो है स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम, ये इसका गलत है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। आइडियल गैस जो होती है एक थ्योरेटिकल गैस होती है, कंपोज्ड ऑफ मेनी रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन। तो इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन नहीं है। गैस कंपोज्ड ऑफ मेनी रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स, बहुत सारे रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स हैं, उसको हमने आइडियल गैस बोला है। तो आइडियल गैस कंसेप्ट जो है यूजफुल है बिकॉज इट ओबेज द आइडियल गैस लॉ, अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड इज एमेनेबल टू एनालिसिस अंडर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो देखिए, आइडियल गैस एक तरीके की सिचुएशन है जिसमें क्या हो रहा है, उसमें उसको बोला जाता है जो कि बहुत सारे रैंडम मूविंग पार्टिकल होते हैं और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल इंटरैक्शंस होती हैं वो नहीं होती है, तभी वो एक दूसरे को आपस में होल्ड नहीं कर रहे हैं, राइट? अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट? कौन सी हीमोग्लोबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट कहती है हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, CDS 2019 में पूछा गया सवाल है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कैन ओनली कैरी ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कर सकता। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है। तो गलत ही है बिल्कुल, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसी ओनली यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड नॉट फॉर कैरिंग ब्लड। ये भी गलत है। तो अब इन दो स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है फर्स्ट और सेकंड। लास्ट की दो स्टेटमेंट तो आपने बिल्कुल आसानी से बता दी कि ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि आरबीसी जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करता।
दूसरी स्टेटमेंट कहती है दोनों को करता है। बताएं दोनों को करता है या सिर्फ ऑक्सीजन को करता है? तो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन को करता है, मतलब जो ब्लड है वो उठा के लेके जाता है ऑक्सीजन को, उसके बाद ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है सारे टिश्यूज में, फिर ब्लड क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लेके आता है। यही हम पढ़ते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लेके आ रही है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, लंग्स से जब लेके आता है तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है, जब टिश्यूज से लेके जाता है तो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा होता है उस टाइम पे। जो वो वापस ब्लड लेके जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर भी थोड़ा ऑक्सीजन बाकी होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज ग्रेटर। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इन आरबीसीज कैरी बोथ गैसेस इन ह्यूमन बॉडी बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पहली की डायरेक्शन क्या है, हार्ट से लेके जा रहा है टिश्यूज में, फिर टिश्यूज से लेके जा रहा है हार्ट में वापस और लंग्स, ओके, एक्सचेंज करने के लिए। सो ये दोनों को करता है। अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंगली हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एट बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड। तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में वो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों ही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी होने के बावजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन होने के बावजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट। ये दोनों मैंने आपको एक्सेप्शंस लर्न करवाया था। मैंने जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बहुत ज़्यादा डिटेल में टाइम लगा के पढ़ाया था, तो आप वहीं से जाके पढ़ना दोबारा, राइट। आखिरी सवाल है इस सेट का, इस ABCDS 2019 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट? यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। मैंने आपको NCERT सीरीज में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है यूरिया के बारे में, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स एंड किडनी। बताएं। NCERT का सवाल बहुत आसान सवाल है, NCERT सीरीज में बार बार पढ़ाया था मैंने। तो यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? यूरिया ब्लड में प्रोड्यूस होती है या लीवर में प्रोड्यूस होती है या लंग्स या किडनी में प्रोड्यूस होती है? कहाँ से, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च? नो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है यूरिया प्रोड्यूस, ओके। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? लिवर में। तो अगर लिवर खराब हो जाएगा तो क्या होता है, यूरिया का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे और उसका सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, राइट। तो यूरिया जो है एंड प्रोडक्ट है सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यूरिया प्रोडक्शन अकर्स इन लिवर, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू किडनी, एट लास्ट एक्सक्रीटेड एज यूरिन। प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है यूरिया? लिवर में। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो जाती है? किडनीज में। और एक्सक्रीट कैसे होती है? यूरिन के फॉर्म में। तो जो यूरिया होती है प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोटीन जो है उसके डाइजेशन का ये बाय प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स की वजह से, which are then converted to carbon dioxide, water and ammonia. However, ammonia is highly toxic, so it must be removed from the system as soon as possible. देखिए, अब प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है, लेकिन लिवर जो होता है ना उस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और यूरिया जो है किडनी के थ्रू होके यूरिन के फॉर्म में फिल्टर हो जाती है। अब जब खराब होता है ना, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, जिनका भी लिवर खराब हो जाए तो होता क्या है, उनको अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, अमोनिया बन रही है। अमोनिया को कन्वर्ट करना था किसमें? यूरिया में। किसको करना था ये काम? उसको काम करना था लिवर को। अब लिवर हुआ पड़ा है खराब, लिवर फेलियर। तो अब क्या हो रहा है, अमोनिया बन रहा है लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा यूरिया में। तो यूरिया में कन्वर्जन नहीं हो रहा तो अमोनिया गैस के फॉर्म में रह रहा है, और जो वो होती है वो फिर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। और ब्रेन में जैसे ही पहुंचती है पेशेंट के, उसको डिल्यूजन शुरू हो जाते हैं एंड द पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट जो होता है अमोनिया ही होता है, उसको कन्वर्ट करने का काम लिवर करता है। तो लिवर जब खराब होता है तो पेशेंट की जो डेथ होती है वो टॉक्सिसिटी ऑफ यूरिया से नहीं होती, टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया से होती है, राइट। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाए। लिवर मेटाबोलाइज द पॉइजनस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया। तो अगर लिवर ही खराब हो जाएगा तो यूरिया में कन्वर्जन नहीं होगा, वो अमोनिया ही रहेगा, और अमोनिया जो होता है टॉक्सिक है हमारे लिए, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है, राइट। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप ये आप सवाल करके आपको मजा आया होगा और बहुत सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। लेक्चर्स आप इसी तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।